हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे द सिविलॉजिस्ट पे। तो मैं आपको सबका स्वागत करता हूँ और आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल बेसिक है वो सभी को आता है। मैं सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स लेके चलूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं या बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनको पढ़ने का क्या क्या तरीका है उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ वो चीज़ें। ठीक है, तो और इस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है, जब हम ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आप प्रीवियस ईयर PYQs लगा के देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस लेक्चर के बाद। और जो भी मैं आपको पॉइंट्स दूंगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल्स। ठीक है, आज का इसके ऊपर हम दो वीडियोस बनाएंगे, दो वीडियोस में इसको कवर किया जाएगा या देखेंगे। एक वीडियो आपके लिए MCQs या न्यूमेरिकल से डेडिकेटेड बनाऊंगा मैं, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्वालिटी कंट्रोल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो है कि वाटर में कितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एज एन इंजीनियर हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पता करना। क्योंकि जब हम पर कैपिटल डिमांड के हिसाब से वाटर आगे सप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी अच्छी क्वालिटी का वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम पता करें कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो उसके लिए हमने 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक है, हम इसको फिजिकल पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स हैं और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। फिजिकल में जो है वो आपको कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। केमिकल आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, आज भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फिजिकल को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल में कौन कौन से आते हैं हमारे। तो फिजिकल में मतलब जो हम फिजिकली उसको देख सकते हैं, वाटर में क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहला उसमें क्या है, सॉलिड कंडक्टिविटी, सॉलिड कंसंट्रेशन, सॉलिड कंसंट्रेशन। सबसे पहला जो है कि अब वाटर है उसमें कितना सॉलिड पड़ा हुआ है, वो चीज़ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरी जैसे टर्बिडिटी हो गया, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ओडोर हो गया, टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड कंसंट्रेशन। तो मैं आपको सॉलिड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि सॉलिड्स हमें बहुत यूजफुल होंगे आगे, क्योंकि हम जब वाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट्स भी पढ़ेंगे आगे बहुत कुछ, जैसे ASP के बारे में पढ़ेंगे, ग्रिड चैम्बर, तो सॉलिड्स तो हर जगह आएगा। तो सॉलिड्स के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सॉलिड कंसंट्रेशन, राइट। तो सबसे पहले सॉलिड, सो एज वी ऑल नो व्हाट इज सॉलिड, राइट। तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है सेट लेवल, एक है नॉन सेट लेवल। तो ये तो नाम से भी क्लियर है कि व्हाट इज सेट लेवल है, व्हाट इज नॉन सेट लेवल। ठीक है, जो सेटल हो रहे हैं मतलब बैठ रहे हैं बेड के ऊपर, किसी टैंक का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे घर में टंकियाँ पड़ी हुई हैं, तो बेड में जब जो उसका बॉटम है वहाँ पे दुनिया भर के सॉलिड्स बैठे होते हैं, तो वो सेट लेवल है। तो इसको हम मेजर करते हैं इमहॉफ कोन से। ठीक है, इमहॉफ कोन से। ठीक है, एक कोन की शेप का ये होता है, आप गूगल कर सकते हैं इसको। और इसमें हम 30 मिनट्स तक रखते हैं इसको, कितना, 30 मिनट्स तक। जैसे पानी लाया इसमें रखा, 30 मिनट्स छोड़ दिए, 30 मिनट्स के बाद जो सेट लेवल होंगे वो अपने आप बैठ जाएंगे।
ठीक है, जो नहीं बैठेंगे वो नॉन सेटलेबल कहते हैं उनको। तो इनको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला डिसॉल्व्ड। ये बहुत कंफ्यूजन होती है सभी को कि डिसॉल्व्ड कौन से होते हैं, कोलाइडल कौन से होते हैं और सस्पेंडेड कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब डिसॉल्व नाम से क्लियर है कि जो घुले हुए हैं। ठीक है, एक है कोलाइडल और एक है सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंडेड वो है जो हमेशा मोशन में रहते हैं, ये कभी सेटल नहीं हो पाते। ठीक है, तो इनको हम सस्पेंडेड कहते हैं। और कोलाइडल, व्हाट आर कोलाइडल्स? कोलाइडल्स ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं, ये जैसे आप पानी की बाल्टी का एग्जांपल ले लो, उसमें कुछ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि कुछ जो होते हैं वो नीचे बॉटम में होते हैं, लेकिन जैसे हम बाल्टी को हाथ लगाते हैं वो फिर से रोटेट करना शुरू कर देते हैं, फिर से मोशन में आ जाते हैं। तो दीज आर कोलाइडल, वो कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको कैटेगराइज करने के हमारे पास इनका साइज है अलग अलग। तो जैसे सस्पेंडेड है उसका साइज है 10⁻1 to 10⁻³ mm। इस रेंज तक आपको सस्पेंडेड मिलेगा। उसके बाद 10⁻³ to 10⁻⁻6 mm तक आपको कोलाइडल, और उससे भी छोटा जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरी है। ठीक है, दिस इज द सॉलिड्स कैटेगरी। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, वो है, चलो इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, बहुत यूजफुल आएंगे आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है टोटल सॉलिड। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं हम? मेज़र कैसे करेंगे कि सॉलिड्स कंसंट्रेशन को मेज़र कैसे करते हैं? उसको हम बोल देते हैं टोटल सॉलिड कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो टोटल सॉलिड को कैसे हम की कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ऐसा समझ लीजिए आप कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कोई हमारा सैंपल है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ सॉलिड होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 104 डिग्री सेल्सियस पे इसको बर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा वो क्या बचेगा, टोटल सॉलिड। ठीक है, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, तो टोटल सॉलिड को हमने लिया। ठीक है, तो टोटल सॉलिड को हम दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं टर्म आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वोलेटाइल के बारे में। देखिए, जो वोलेटाइल होता है वो जो इवेपोरेट हो जाता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, मीन्स हम इसको भी जलाएंगे कितने पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे इसको बर्न करेंगे। और कहाँ पे, ये ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज मफल फर्नेस यहाँ पे। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसको हम बर्न करेंगे। ठीक है, तो जो भी वोलेटाइल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो बचा वो नॉन वोलेटाइल होगा। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और ये नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, और इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम फिक्स्ड सॉलिड्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, फिक्स्ड सॉलिड्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ये जो टोटल सॉलिड था, इसको मान के चलिए आप, ये 100 ग्राम हमने यहाँ से लिया, उसको हमने बर्न किया 600 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 100 ग्राम था, इसको हमने बर्न किया। तो जो वोलेटाइल था मान लीजिए 80 ग्राम, वो इवेपोरेट हो गया, तो नॉन सेट लेवल कितना बचा, अब सी बात है 20 ग्राम। तो ये एक एग्जांपल है सॉलिड की कंसंट्रेशंस को निकालने का, और कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होता है, कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वो सब कुछ आपको इन डिटेल मैंने बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉलिड्स के बारे में ख़त्म होता है। सो जो अगला टॉपिक है उसमें भी कंफ्यूजन आती है, अलग अलग चीज़ों पे कंफ्यूजन आती है कि टर्बिडिटी होता क्या है और टर्बिडिटी को पढ़ते कैसे। जैसे सभी को पता होता है कि टर्बिडिटी है क्या, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके नाम हम सबको पता होते हैं। एक चीज़ पता होती है FTU, NTU, JTU, ये चीज़ें सभी ने रटी होती हैं। इसकी वैल्यूज रटी होती हैं 5 to 10, ये यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, इतना पता होता है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो चीज़ हमेशा के लिए हमें याद रह जाए। ठीक है, तो टर्बिडिटी, बात आती है टर्बिडिटी की। अब मैं आपको एक सिंपल लेके बताता हूँ। जैसे ये कोई हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये सारे टोटल सॉलिड्स हैं या सॉलिड्स हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं, यहाँ से लाइट पास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ लाइट है वो ये ऑब्जर्व कर लेंगे सॉलिड्स। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे और कुछ सॉलिड से टकरा के स्कैटर होगी। ठीक है, तो ये जो टर्बिडिटी है वो दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक है ऑब्जर्प्शन प्रिंसिपल, ऑब्जर्प्शन प्रिंसिपल, एंड सेकंड वन इज स्कैटरिंग प्रिंसिपल। राइट, सभी को पता होगा इस चीज के बारे में, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। अब जो एब्जॉर्प्शन है और स्कैटरिंग है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे। जो एब्जॉर्प्शन में टर्बिडिटी रॉड आती है, राइट। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, राइट। अब स्कैटरिंग में इंपॉर्टेंट है, एक इसमें आता है बेलीज और एक आता है नेफ्लोमीटर। ठीक है, बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें एडवांस जो आपको समझ नहीं आया होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको ऐसे ही इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, अभी आपको इम्पोर्टेंट है। जो बेलीज है, ठीक है, इसके अंदर जो लाइट इंटेंसिटी आती है, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, जो भी इसकी जो लाइट है वो हम मेजर करते हैं, मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो भी लाइट की डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन में इसकी इंटेंसिटी को नापते हैं। और जो नेफ्लोमीटर है, इसमें जो भी लाइट की इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइट ऑफ डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेलीज एंड नेफ्लोमीटर। राइट, ये चीज़ आप सभी को समझ आ गई होगी। तो इसमें चलो मैं इसको बिठा देता हूँ। इसके बाद आपको एक बहुत कंफ्यूजिंग जो टर्म आती है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे सभी ने पढ़ा है व्हाट इज JTU, FTU और NTU। तो आप सभी को क्या पता है कि JTU का एक्चुअल मतलब क्या है, FTU का मतलब क्या है, NTU का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यों हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं। तो JTU का जो मतलब है उसका मतलब हुआ कि 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। मतलब कि 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में जब हम 1 मिलीग्राम सिलिका मिलाएंगे, जो जितनी टर्बिडिटी मुझे मिलेगी उसको मैं 1 JTU लिखूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अब FTU, ये क्या चीज आ गई भाई, मीन्स इसका मतलब हुआ 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्मेजाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब भैया डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों, सिंपल पानी क्यों नहीं लिया हमने। डिस्टिल्ड वाटर में कनेक्टिविटी 0 होती है, मीन्स इसमें सॉलिड्स होते ही नहीं है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, उसमें सॉलिड ही नहीं है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कोई पाथ ही नहीं मिल रहा है ट्रैवल करने का। दैट्स व्हाई वी यूज डिस्टिल्ड वाटर। एंड NTU, ये क्या चीज़ आ गई, जब हम नेफ्लोमीटर से पर्टिकुलरली मेजर करते हैं टर्बिडिटी को तो NTU लिखा जाता है, 1 NTU। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है कि JTU, FTU, NTU ये चीज़ें क्या है। ठीक है, सो तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, वो है कलर। कलर, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए, पानी तो ऐसा दिखना चाहिए बिल्कुल प्योर है, देखने में लगना चाहिए, तो ये ट्रीट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आता कहाँ से ये कलर, 3 सोर्सेज हैं इसके, आयरन, Fe2 पॉजिटिव कह सकते हैं जिसको, मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव, एंड एक और है ह्यूमिक या ऑर्गेनिक एसिड जिसको कहते हैं। ठीक है, अब
इसमें जो आयरन से कौन सा कलर मिलता है, मैग्नीज से कौन सा मिलता है, ह्यूमिक एसिड से कौन सा मिलता है, इससे अभी जो भी एग्जाम हुआ था शायद 826 या 882 उसमें क्वेश्चन आया था। तो जो आयरन है उससे रेडिश कलर मिलता है हमें, मैग्नीज से हमें या तो ब्लैकिश मिलेगा या ग्रे जैसा मिल जाता है थोड़ा, ठीक है, और ह्यूमिक एसिड से येलो। दिस इज इम्पोर्टेंट, उल्टा करके आते हैं वैसे तो ये चीज़ देखे आना अच्छे से। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जिससे हम मेजर करते हैं कलर को, उसका नाम है टिंटोमीटर। ये नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, नाम तो आपको यहाँ तक नहीं पड़ेंगे। और अब देखिए जैसे हमने टर्बिडिटी को मेजर किया JTU, NTU, FTU, वैसे ही जो कलर है उसको हम ट्रू कलर यूनिट से मेजर करते हैं। 1 TCU का मतलब क्या हुआ, TCU तो हमने लिख दिया, 1 TCU का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 मिलीग्राम पर लीटर प्लेटिनम इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेनेट आयोन, ठीक है, राइट। मींस इसके अंदर कितना घुला होगा, 1 मिलीग्राम ऑफ लीटर प्लेटिनम घुला होगा इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयोन्स के फॉर्म में, उसको हम 1 TCU कहते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादा कुछ आपको नहीं है, पर ये कलर्स आप याद रखिए कौन से में कौन सा मिलता है, ठीक है। कलर के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है टेस्ट एंड ओडोर, ठीक है। टेस्ट कहाँ से आएगा भाई, दिखती बात है ऑर्गेनिक मैटर कुछ भूला होगा तो टेस्ट बेकार आएगा, ठीक है। ओडोर कहाँ से आएगा, ओडोर आपका कहाँ से आ सकता है भाई, डिजॉल्व गैसेस से आएगा, कुछ ना कुछ गैसेस उसके अंदर भरी पड़ी होगी तो उससे गंदी बदबू मारेगा भाई पानी। तो कौन कौन से ऐसे गैसेस हैं, अब सबसे पहले जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया हमारा, CO2 हो गया, या अमोनिया हो गया NH3, ये 3 गैसेस मान के चलिए आप। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद नहीं रखना है, ऑस्मोस्कोप से इसको मेजर करते हैं हम, ठीक है। और एक टर्म इसको किसमें मेजर किया जाता है, इसको किया जाता है TON, थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर में, किसमें, थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर में। अब इसकी जो वैल्यूज़ है, वैसे मैं आपको चार्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 to 3 में आती है, रेंज इसकी जो है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है 1A + B/A। अब ये फॉर्मूला है क्या, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, वो डिस्कस करते हैं। A + B/A, A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, और A तो फिर से यही है। तो जैसे ये सैंपल है, ठीक है, राइट, ये है जो हमारा सॉल्यूशन, वो है जिसमें से बदबू आ रही है, ठीक है, तो वो है A, ठीक है। B है बिल्कुल प्योर पानी, मान के चलिए A की वैल्यू है 100 मिलीग्राम था इसका, ये मान के चलिए 50 है, तो हम करेंगे ये आ जाएगा हमारा 1.5 वैल्यू, तो मीन्स इसी रेंज में आएगा। अब इसमें एक चीज़ है, जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक इंसान है, कुत्ता है, तो जो TON की वैल्यू है वो किसके लिए ज़्यादा होगी, आदमी के लिए ज़्यादा होगी या कुत्ते के लिए ज़्यादा होगी। तो सेंसेस जो है वो कुत्ते के ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके लिए TON की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, टेस्ट एंड ओडोर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। आगे जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा वो है टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। जो टेम्परेचर की जो रेंज रखते हैं हम, वो रखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको रखने के पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वजह है। अगर हम 10% से कम अगर टेम्परेचर रखते हैं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जो कुछ बैक्टीरियाज हैं, सम बैक्टीरियाज स्टार्ट ग्रोइंग, मतलब उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी अगर 10 से कम रखेंगे। और अगर भैया 25 से ज़्यादा रखेंगे तब भी यही चीज़ होगी, तब भी बैक्टीरियल जो चीज़ें होंगी वो होना शुरू हो जाएगी, या बैक्टीरियल एक्टिविटीज स्टार्ट
इंक्रीजेस। ओके, तो ये रीज़न है कि इसी रेंज में हम टेम्परेचर को रखते हैं, ठीक है। और रही बात स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज़ द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है? ओहम। तो ओहम का उल्टा क्या हुआ? मो। तो भैया यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कंडेंसेंस है, ठीक है, वो अपोजिट है रेजिस्टेंस का, ठीक है। जब इसको पर यूनिट लेंथ से हम मेजर करते हैं तब जाके कंडक्टिविटी बनता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओहम, लेकिन कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो है मो, क्योंकि ये इसका उल्टा है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन के आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है म्यू मो पर सेंटीमीटर, राइट, into 0.65 is equal to total dissolved solids in milligram per liter. So you have to learn it by your heart. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है छोटा मोटा, ठीक है। जितना भी मैंने आपको ये बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब किया। फिजिकल यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा केमिकल के बारे में बताऊंगा। केमिकल के लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सब कुछ ही आएगा। देखिए, एल्कलिनिटी आएगा, हार्डनेस आएगा, पीएच आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है कुछ, एक जैसे जिनको नहीं पता होता है केमिस्ट्री का ये चीज़ें, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको छोटा मोटा वो चीज़ें बता दूँ जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होंगी आगे। तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आज, वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कल से हम फिर केमिकल के बाद ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट। भैया मॉलिक्यूलर वेट क्या चीज़ होती है? अब हमने प्लस वन प्लस टू में तो चीज़ पढ़ी है। चलो मैं एग्जाम्पल बता के देता हूँ आपको। जैसे H2SO4 लिया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 1 है, 2 है ना, 2 × 1। सल्फर का कितना है? 32, ठीक है। बचा ऑक्सीजन, 4 × 16 है इसका एटॉमिक वेट। जब इनको टोटल किया जाएगा वो बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का। तो समझ गए होंगे आप मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अब एक चीज़ आती है इक्विवेलेंट वेट। वो क्या चीज़ आती है भैया? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। E इज इक्वल टू m/v। तो दो चीज़ें समझ आ गई यहाँ से, एक मॉलिक्यूलर वेट, एक इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब वैलेंसी क्या चीज़ है ये हमने बहुत लंबी चौड़ी एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्लस वन प्लस टू में, वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे क्या काम का है हमारा, वो चीज़ बहुत ज़रूरी रखता है हमारे लिए, वो है टोटल पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड विद कैटाइंस। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कैटाइंस कहते हैं, और जो टोटल नेगेटिव चार्ज एसोसिएट करता है उसको अनोइंस कहते हैं। उसको हम वैलेंसी से मेजर करते हैं, ठीक है। अब H2SO4 लेके चला था मैं, तो H2SO4 ही लेके चलते हैं आगे भी कि इसकी बैलेंसी कैसे निकाली जाएगी। H2SO4 की बैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है हम यहाँ पे मान के चलिए। देखिए हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितना है? 1। 2 × 1 हो गया 2। ये इसकी बैलेंसी आ गई H2SO4 की। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 98 आएगा, 98 होता है। तो हमने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर है 98, वैलेंसी है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया भैया? खुद कैलकुलेट कर लीजिए 49। ओके, तो वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ डिस्कस कर दिया हमने। 3 चीज़ें डिस्कस कर दी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो केमिस्ट्री का हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारे लिए, वो है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये भैया ये क्या चीज़ें आ गई? अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, क्या है ये, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, तो ये निकलता है कि वेट कितना है ग्राम में। आपको देख देंगे क्वेश्चन में
कितना वेट, जैसे एग्जांपल ले लो आप, कितना भी ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ आपको 392 ग्राम ले लिया मैंने, इतना आपका वेट है किसी भी चीज़ का, H2SO4 का है, मान लीजिए ये भी H2SO4 ले रहे थे हम, इतना ग्राम आपके पास H2SO4 है भैया, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल के दीजिए मुझे। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम कितना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना था 392, मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी डिस्कस किया था 98, तो कितना आ गया भैया 4 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, यहाँ से कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। आगे अगली चीज़ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या चीज़ आती है, कुछ सुना ही है ये भी, ये होता है वेट कितना है ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वो था मॉलिक्यूलर वेट और ये है इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, पता है ना, ठीक है। ये वेट मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी भी पढ़ा, उसको क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं ना, या कुछ नया आ गया यहाँ पे, कुछ नया तो है नहीं वैसे मेरे हिसाब से। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन सकती है हमारी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टर्म है, आपको याद रखनी है बाय हार्ट, ठीक है, दिल से याद करिए, याद हो जाएगा ठीक है। अब 2 टर्म्स बचती हैं, वो खत्म करके हम ये लेक्चर खत्म करेंगे, और जो बचता है वो कल डिस्कस किया जाएगा। पीएच के कॉन्सेप्ट्स कल आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, जितनी भी कन्फ्यूजन है सारी दूर की जाएगी। आपको ये जो भी हमने पढ़ा अभी तक वो सब काम आएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। अब एक चीज़ आती है नॉर्मेलिटी और एक आती है मोलैरिटी। ये क्या क्या चीज़ें हैं भैया, ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब मोलैरिटी क्या चीज़ होती है, मोलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखो सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे वही बात आ गई ना, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में कंफ्यूजन नहीं होना है कि सॉल्यूट, आपको याद रखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अरे सॉल्वेंट क्या हुआ, पानी, और सॉल्यूट क्या हुआ, चीनी, इनको मिला के जो बनता है वो मिलता है शरबत, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताया। अब नॉर्मेलिटी के ऊपर आते हैं, नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है। अब नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट अपॉन लेंथ, ठीक है, ये आती है हमारी नॉर्मेलिटी। या ये आपको इक्वेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। 2 इक्वेशंस दी गई आपको, वो याद रखिए, एक ये और एक जो अभी हमने डिस्कस किया था। ये 2 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। तो ये बेसिक सी केमिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द कंटेंट।